देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 फेजेस के बाद जब पूरा होगा तो ये देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा 12 करोड़ लोगों की कैपेसिटी के साथ। 6 रनवेज और 4 टर्मिनल्स भी बनेंगे लगभग 30,000 करोड़ रुपए में अभी इसका। लेकिन फेज 1 जो है वो बनकर पूरी तरह तैयार है और इनॉग्रेट भी कर दिया गया 30 अक्टूबर को। अब इसके ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे इसी महीने में और पहली कार्गो और पैसेंजर फ्लाइट्स भी देखने को मिलेंगी। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई हैं जैसे सेल्फ चेक इन कियोस्क, 10 एरो ब्रिजेस, ATRS बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, ATC वगैरह सब कुछ। फेज 1 जिसकी फाउंडेशन नवंबर 2021 सिर्फ 4 साल पहले ही रखी गई थी, अपनी डेडलाइन से थोड़ा सा डिले होकर खुल गया है जो कि काफी बढ़िया है। इसमें एक 3.9 किलोमीटर का रनवे और एक पैसेंजर टर्मिनल बना है 1 लाख स्क्वायर मीटर का। इस टर्मिनल की कैपेसिटी 1.2 करोड़ की होगी और बनाने में लगे हैं लगभग 4,600 करोड़ रुपए। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इससे बनाया है सब रनवे, टर्मिनल, एयरसाइड का इंफ्रा। टाइम पे कंप्लीट करने के लिए सरकार ने डेवलपर पर पेनल्टी भी लगाई थी 10 लाख रुपए पर डे तक, ताकि स्पीड हो सके काम। खुलने के बाद पहले कुछ महीने सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट चलेंगी दिन में और धीरे धीरे ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे। नाइट ऑपरेशंस और ज्यादा रूट्स भी फिर बाद में ऐड करेंगे। इंडिगो, अकाशा वगैरह मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता को कनेक्ट करेंगी पहले और जेवर रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी इससे। जैसे ही इसमें 1.2 करोड़ लोग आ जाएंगे 2028-30 तक, तो फेज 2 इनिशिएट कर दिया जाएगा एक नए रनवे और एक नए टर्मिनल के साथ। तो इससे कैपेसिटी बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी लगभग 6,000 करोड़ रुपए में। इसके बाद बारी आएगी फेज 3 की, जो 2 नए रनवेज के साथ और एक टर्मिनल 3 नया वो भी बनेगा। कैपेसिटी 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी टोटल 2036-37 के आसपास, और वो भी 8,500 करोड़ रुपए में। इस फेज के बाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी ऑलरेडी आज के IGI एयरपोर्ट जितनी हो जाएगी। फिर फाइनल फेज 4 जो एयरपोर्ट को अपने अल्टीमेट डिजाइन तक ले जाए, 2 और रनवेज के साथ और चौथा टर्मिनल भी। ये होगा फाइनल फेज। 12 करोड़ तक टोटल कैपेसिटी पहुंच जाएगी इसे 2040 से 2050 के बीच में, और 10,600 करोड़ रुपए लगेंगे। पूरा होने पर 6 रनवेज और 4 टर्मिनल्स के साथ ये इतना विशाल एयरपोर्ट बन जाएगा कि इंटरनेशनल हब बनने की भी क्षमता रखेगा, जैसे दुबई और सिंगापुर एयरपोर्ट्स हैं आज दुनिया में। एयरलाइंस के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये हो सकता है पॉसिबल। अभी की बात करें तो फेज 1 तैयार है, बस ऑपरेशन रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर और ट्रायल्स चल रहे हैं। डमी फ्लाइट, स्टाफ ट्रेनिंग, सिक्योरिटी चेक्स, सबकी टेस्टिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का इस्तेमाल किया गया। तो इसको आसानी से समझते हैं। इसके 2 लेवल्स हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL एक जॉइंट वेंचर है सरकारी एजेंसीज के बीच। यूपी गवर्नमेंट का 37.5% स्टेक है, नोएडा अथॉरिटी का 37.5%, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA का 12.5% और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YIDA का भी है 12.5%। इस NIAL ने फिर आगे डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और 40 साल के ऑपरेशंस के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया, YIAPL। ये ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जिसे फ्लोगाफिन ज्यूरिक भी कहते हैं, उसकी अपनी इंडियन स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे वो 100% ओन करते हैं। ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट के अलावा दुनिया भर में कई एयरपोर्ट्स फुली या पार्शली ओन करते हैं और उन्हें ऑपरेट भी करते हैं, तो उसको काफी एक्सपर्टीज है इसमें। फिर आगे फेज 1 की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया, रनवे, टर्मिनल, ATC इन सबको बनाने के लिए, वो भी EPC मोड में। तो ये 3 लेवल हो गए। इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया टाटा पावर को और जेकब्स इंजीनियरिंग को कंसल्टेंट के रूप में। तो काफी सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज शामिल हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे। इससे ये देश का पहला 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला एविएशन प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, यानी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। जो ज्यूरिक इंटरनेशनल है वही फुली ऑन करता है YIAPL को, जबकि पहले जो एयरपोर्ट थे वो कुछ हद तक FDI से थे, लेकिन 100% कोई नहीं था। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट ने खुद की लगभग 6,000 हेक्टेयर बिना किसी बड़े प्रोटेस्ट या लिटिगेशन से, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। ऑपरेशनल होने के बाद फेज 2 की प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी, ताकि कैपेसिटी रीच करने से पहले ही वो खुल जाए और ग्रोथ ना रुके। उसके लिए 1,365 हेक्टेयर का और लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। ओवरऑल चारों फेजेस में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट किया गया है खर्चा, जो कि इतना बड़ा है कि इसको देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बोला जा रहा है। NCR का तीसरा एयरपोर्ट बन जाएगा IGI दिल्ली और हिंडन गाजियाबाद के बाद। मगर कुछ लोगों का सवाल आता रहता है कि पहले से ही अगर 2 एयरपोर्ट्स हैं शहर में, तो इससे भी बड़ा एक और नया एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इसको समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। IGI एयरपोर्ट जो है वो 7.9 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करता है साल में, उसकी डिजाइन कैपेसिटी के काफी करीब। जब से चौथा रनवे बना है तब से ही एयरक्राफ्ट मूवमेंट तो स्मूथ हो गया, मगर टर्मिनल कंजस्टेड होने लगे। एयरपोर्ट अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। टर्मिनल 2 को
अपग्रेड करना और नए टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। 4 रनवेज बन चुके हैं अब, और एक और की जगह नहीं है बिल्कुल। टर्मिनल्स बनाकर ये मैक्सिमम 12 करोड़ तक कैपेसिटी ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एविएशन मिनिस्ट्री के फोरकास्ट के हिसाब से ये डिमांड 2030 तक 10 करोड़ तक हो जाएगी, जिसे एक ही एयरपोर्ट पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने 2010 के दशक में ही सजेस्ट कर दिया था कि दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए। जेवर का प्रपोजल पहले अर्ली 2000 से चल रहा था, ताज एविएशन हब के नाम से, लेकिन तब क्लियरेंसेस नहीं मिले थे और प्रोजेक्ट लटक सा गया। मगर जैसे 2016 के बाद दिल्ली की ग्रोथ पीक करने लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में यूपी गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया एक सेकेंड एनसीआर एयरपोर्ट बनाने के लिए। कुछ लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जेवर फाइनलाइज हुआ, क्योंकि वहां स्पेस भी काफी है और यूपी गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही थी वहां पे बनाने के लिए। इंडिया की एविएशन मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है, 12% हर साल, और अभी 5th लार्जेस्ट है दुनिया में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के प्रोजेक्शंस हैं कि 2030 तक ये 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी, यूएसए और चाइना के बाद। एयरलाइंस अपग्रेड कर रही हैं तेजी से, प्लेन ऑर्डर्स भी रिकॉर्ड लेवल पर हैं। दोनों एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलाकर 1400 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, जो अगले 20 सालों में ट्रैवल को डबल या ट्रिपल कर देंगे देश में। जो अभी आईजीआई एयरपोर्ट है, इसे सिर्फ दिल्ली शहर के लोग ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा के लोग, राजस्थान साइड से जयपुर, अलवर और पंजाब, हरियाणा से भी कई लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। इसलिए भी यूपी सरकार जेवर में इसे बनाना चाहती थी, ताकि इस डिमांड का कुछ हिस्सा वो कवर कर पाए और पूरे नॉर्थ इंडिया का एक दूसरा गेटवे भी बन जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अर्बन इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बन चुका है। कई बड़ी कंपनीज जैसे डीएलएफ, सैमसंग, टीसीएस, यामाहा, ये सब यहाँ हैं, तो उनके एग्जीक्यूटिव्स को फ्लाइट के लिए आईजीआई आना जाना पड़ता है। इसके बनने से वो सीधा जेवर से आ सकेंगे। कार्गो के एंगल से देखें तो भी आईजीआई अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, 10 लाख टन हर साल। हालांकि रिसेंटली कार्गो टर्मिनल को भी एक्सपैंड किया है, लेकिन वो भी काफी नहीं होगा अगले 5 साल के लिए। एक और बड़े डेडिकेटेड कार्गो हब की भी जरूरत महसूस होने लगी थी। कई ई कॉमर्स कंपनीज गुड़गांव, नोएडा से ऑपरेट करती हैं, तो उनके सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और जगह चाहिए थी। अभी कोलकाता या मुंबई पोर्ट के रास्ते में बहुत टाइम लगता है शिपमेंट्स भेजने में। यूपी के पास अब तक कोई अपना ग्लोबल कार्गो हब नहीं है। लखनऊ, वाराणसी छोटे हैं। जेवर से ना सिर्फ एनसीआर बल्कि पूरे यूपी में कार्गो भी और लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे और आसानी से। इसके अलावा यूपी सरकार भी चाह रही थी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन गुड़गांव जैसे डेवलप हो सके, तो एयरपोर्ट बनाना उसको पाने का भी एक जरिया होगा। एक और बात, एनसीआर में ही यूपी साइड पर एक छोटा एयरपोर्ट खोला पैसेंजर्स के लिए 2019 में, हिंडन, गाजियाबाद वाला। पर क्योंकि उसके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, एक छोटा रनवे और 2 पार्किंग बेस, तो वो आईजीआई का लोड नहीं ले सकता लार्ज स्केल में। और वहाँ एक्टिव एयरफोर्स बेस भी है, तो उससे भी उसकी एक्टिविटी लिमिटेड रहेगी। जेवर जो है वो काफ़ी अलग ह्यूज स्केल में बन रहा है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी अपने आप में खास होगा, फैसिलिटीज़ भी वर्ल्ड क्लास होंगी। टर्मिनल 1 का डिज़ाइन नॉर्डिक ग्रिमशॉ हैप्टिक, जो यूके नॉर्वे के आर्किटेक्ट्स हैं, और एसटीयूपी, इंडिया की फर्म, इन सब ने मिलकर किया। इन्होंने 2020 में डिज़ाइन कंपटीशन जीता था इंडियाज़ ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टर्मिनल का लेआउट काफ़ी मॉडर्न और एफिशिएंट होगा, स्विस एफिशिएंसी प्लस इंडियन हॉस्पिटैलिटी का कॉम्बो। बीचों बीच में एक बड़ा गार्डन या कोर्टयार्ड टाइप बनेगा, वो भी ओपन टू स्काई। तो ये ग्रीन स्पेस, नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइट भी लाएगा बिल्डिंग के अंदर तक, और पैसेंजर्स को एक रिलैक्स करने की जगह मिलेगी, थोड़ा बहुत सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से इंस्पायर्ड। टर्मिनल 1 का साइज इनिशियली 1 लाख स्क्वायर मीटर होगा, जो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा इजीली। एक्सपैंड भी किया जा सकेगा ताकि फ्यूचर 3 करोड़ लोगों की कैपेसिटी हो जाए। और ये तो सिर्फ टर्मिनल 1 है, पूरा होने पे 4 टर्मिनल्स होंगे टोटल। नेट जीरो एमिशन का भी टारगेट रखा है इसके लिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल्स लगाएंगे ताकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा वो खुद जनरेट कर सके एयरपोर्ट में ही। फाइनल फेज तक 6 रनवेज बनेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में अभी तक मैक्सिमम 4 रनवेज हैं एक एयरपोर्ट पे, और वो भी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पे। अभी फेज 1 में एक रनवे बना है 3.9 किलोमीटर लंबा, जिसमें बोइंग 777, 747 जैसे वाइड बॉडी प्लेन्स भी लैंड हो पाएंगे। मल्टीपल रनवेज होने से जो एयरक्राफ्ट हैंडलिंग है वो काफी बढ़ सकेगी, 200 से ज्यादा मूवमेंट्स पर आवर। कंपैरिजन के लिए आईजीआई दिल्ली जो है वो अभी 80 से 85 हैंडल करता है पीक आवर्स में। वो भी एक बहुत बड़ा फोकस कार्गो हब भी बना है, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब यानी एमएमसीएच बन रहा है, वो भी 87 एकड़ लैंड पर। जो टर्मिनल है इसका वो 30 एकड़ में बनेगा और शुरुआत में 2.5 लाख मेट्रिक टन फ्रेट को हैंडल कर सकेगा सालाना। आईसैट्स जो एक जॉइंट वेंचर्स है एयर इंडिया और सिंगापुर की एसएटीएस के बीच में, वही इसको ऑपरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है उन्हें।
इंडिया में जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल, MRO जो है वो अभी बाहर दुबई, सिंगापुर में होता है काफ़ी हद तक। देश में अभी ये इंडस्ट्री छोटी है लेकिन बढ़ रही है तेज़ से, मगर क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और रिटर्न्स देरी से मिलते हैं इसलिए कम कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो इसको थोड़ा और सस्ता बनाया जा सकता है अगर सरकार उसमें सब्सिडीज दे तो। जेवर के फेज़ 1 में 40 एकड़ का एक MRO हब रखा गया है जो 2030 तक ऑपरेशनल हो सकता है। मतलब इसके बाद एक मेंटेनेंस सेंटर आप यहाँ भी देख सकेंगे। NIL ने ग्लोबल टेंडर निकाला इसके लिए, जिसमें डसॉल्ट एविएशन, रेफाल फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी ने भी इंटरेस्ट दिखाया। वो अपना MRO ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे इधर, जहाँ ना सिर्फ सिविलियन प्लेन्स बल्कि मिलिट्री जेट्स भी मेंटेनेंस के लिए आ सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी वगैरह भी ऑफर कर रही है कंपनीज को जो यहाँ इन्वेस्ट करें। आइडिया यह है कि मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे एयरबस और बोइंग भी आ पाए अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर्स खोलने के लिए। अभी तक जो एयरलाइंस थी उनको ज्यादातर ये प्लेन सर्विस करने के लिए अब्रॉड भेजने पड़ते थे, तो वो महंगा भी पड़ता था और टाइम भी ज्यादा लगता था उसमें। इस MRO हब से वो दोनों की बचत होगी। अपने फाइनल फेज तक जेवर जो है MRO का हब भी बन सकता है पूरे साउथ एशिया रीजन का, जहां ना सिर्फ इंडियन एयरलाइंस बल्कि फॉरेन कैरियर्स भी आ सकेंगे। जो टर्मिनल के अंदर फैसिलिटीज देंगे वो भी हाईटेक डिजिटल सर्विसेज होंगी, जिससे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को। फुली पेपरलेस बोर्डिंग होगी, फेशियल रिकग्निशन, ई-गेट्स वगैरह, शॉपिंग और डाइनिंग के लिए भी काफी जगह रखी जाएगी। लोकल आर्ट और म्यूरल्स से डेकोरेट करेंगे यूपी की संस्कृति को दिखाते हुए। एयरपोर्ट के बाहर एक ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर भी बन रहा है। ये एक मल्टी मॉडल हब होगा जहां मेट्रो, RRTS, बुलेट ट्रेन, बसेस सब यहाँ के लिंक कर पाएंगी सारे आसपास के रीजन में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए। यात्री एक ही बिल्डिंग में उतरकर अपने मोड को स्विच कर सकेंगे। पार्किंग गैराजेस भी साथ में कनेक्टेड होंगे इधर से ही। एयरपोर्ट बनने के बाद उसके आसपास एयरोट्रोपोलिस यानी एक एयरपोर्ट सिटी भी प्लान की गई है। जेडा ने 6500 हेक्टेयर की जमीन रखी है इसके लिए। ये दिल्ली IGI की एरो सिटी जो है उससे बहुत बड़ा होगा, लगभग 4 गुना बड़ा। इसमें अलग अलग थीम्स के जोन्स होंगे, जैसे एक होगा इनोवेशन टेक हब, एक कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एक लॉजिस्टिक पार्क, हॉस्पिटैलिटी भी और रिक्रिएशन और रिटेल के लिए भी एरिया। 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ भी गए हैं इसके लिए। जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। 5 स्टार होटल्स, बजट होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट सब बनेंगे इसके आसपास और कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर बनाने का भी प्लान है, ताकि NCR में कोई अगर बड़े ग्लोबल इवेंट्स हों या एक्सपोज हों तो वो यहाँ पे कंडक्ट किए जा सके। कमर्शियल सेंटर्स में कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ग्लोबल कंपनी हेडक्वार्टर स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे। काफी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि एयरपोर्ट के पास ही ऑफिस हो और वहीं पे कोई अगर इवेंट है तो पास में ही ऑर्गेनाइज किया जा सके, ताकि फ्लाइंग कन्वीनियंट रहे। इधर बायोटेक पार्क, IT पार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये सब ईडा मास्टर प्लान 2041 के अंदर एनविजन किया गया है। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से हाइट रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे यहाँ पर, ताकि ज़्यादा हाई राइज ना बन सके, इसलिए स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इधर ग्रीन स्पेसेस भी होंगे काफ़ी। एक ओलंपिक पार्क या स्पोर्ट्स सिटी भी प्रपोज की गई है 1100 एकड़ में, जहाँ मल्टीपल स्पोर्ट्स एरिना, स्टेडियम और एक ओलंपिक विलेज भी बनेगा। इंटरनेशनल डिज़ाइन फर्म्स को इन्वॉल्व किया गया है इसमें। पहले जिन्होंने दुबई, सिंगापुर और इस्तांबुल जैसे एयरपोर्ट्स पर काम किया है वही लोग अपना एक्सपीरियंस यहाँ लेकर आएंगे। ग्रिमशॉ आर्किटेक्ट्स ने इस्तांबुल का जो नया एयरपोर्ट है उसके डिज़ाइन में काम किया। जेकब जैसी फर्म्स भी डिजिटल एयरपोर्ट बनाने में हेल्प कर रही हैं। इतने बड़े एयरपोर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी तो लोगों को लगेगा कि काफ़ी दूर है सिटी से, मगर जब नए एक्सप्रेसवेज, रेलवे लाइंस और मेट्रोज बनेंगी तो ये टाइम और कम हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है जेवर और दिल्ली से 70 से 80 किलोमीटर। इसलिए सरकार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जिसके पास में ही ये बन रहा है। बल्कि इसी की वजह से एयरपोर्ट को यहाँ बनाने का सोचा, क्योंकि एक्सप्रेसवे ये ऑलरेडी था पास में। ये 6 लेन का है, 165 किलोमीटर लंबा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच। 2.2 किलोमीटर लंबी एक लिंक रोड बनाई जाएगी इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, और वेस्ट में इसको आगे फरीदाबाद तक भी एक्सटेंड किया जा रहा है। ये एक फरीदाबाद जेवर लिंक रोड बन जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलकर दिल्ली, नोएडा और आगरा, मथुरा दोनों तरफ से लोग आ पाएंगे आसानी से। डिस्टेंस ज्यादा है, मगर 100 किलोमीटर पर आवर से तेज ट्रैवल कर सकते हैं, तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा दिल्ली से एयरपोर्ट तक पहुंचने में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो भी पास से ही गुजरता है। इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के ईस्टर्न साइड में जो लोग रह रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, मेरठ वगैरह, वो भी फिर एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे। बस एक इशू है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे के साथ अभी इंटरचेंज नहीं बना है इसका, लेकिन इस पर प्लानिंग चल रही है और एयरपोर्ट के खुलने के कुछ ही समय बाद इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी मेरठ से किसी को अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो उसे IGI एयरपोर्ट तक आना पड़ता है, या तो गाड़ी से या बस से, जो सिटी के अंदर ट्रैफिक तो बढ़ाता ही है, उन यात्रियों को भी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। अगर वो ट्रेन से आए तो न्यू दिल्ली स्टेशन पर उतर के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
से जा सकते हैं, मगर अब जेवर के बनने से उनको दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो जेवर जा सकेंगे, उनका भी टाइम बचेगा और दिल्ली में ट्रैफिक भी कम हो पाएगा। नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसका दिल्ली स्पर जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा एक नए लिंक रोड से, फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे, जिसकी बात मैंने अभी पहले की। ये 30 किलोमीटर लंबा होगा जो फरीदाबाद बाईपास में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। काफी क्रूशल होगा ये फरीदाबाद के लोगों के लिए भी, क्योंकि अब भी उन्हें अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाना होता है उनको दिल्ली में घुसकर आश्रम और डीएनडी से होते हुए जाकर जाना पड़ता है, जो कि काफी ट्रैफिक वाला एरिया है और हमेशा कंजेस्टेड रहता है। इससे उनको 1-1.5 घंटा बढ़ जाता है ट्रैफिक में। कोई भी इजी तरीका नहीं है फरीदाबाद से नोएडा के बीच। अभी इस एक्सप्रेसवे एक ऑल्टरनेट रूट भी मिल जाएगा जो कि थोड़ा लंबा जरूर होगा मगर टाइम कम लगेगा इसमें। इससे जयपुर और राजस्थान से भी लोग जो आ रहे हैं वो जेवर एयरपोर्ट जा सकेंगे बिना दिल्ली में घुसे हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद तक आए, वहां से जेवर लिंक लेकर एयरपोर्ट तक। जयपुर से जेवर बस 3.5-4 घंटे में कवर हो पाएंगे, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अभी लोगों को जो आईजीआई एयरपोर्ट आते हैं उनको भी 4-4.5 घंटे तो लगे जाते हैं। जेवर जाने में उनको थोड़ा टाइम कम लगेगा और उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, अभी जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 594 किलोमीटर लंबा होगा मेरठ से प्रयागराज तक। इसको 2026 में कंप्लीट करने का प्लान है। फ्यूचर में इस एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए एक 90 किलोमीटर का लिंक प्रपोज किया गया है जो बुलंदशहर अमरोहा के पास शुरू होकर जेवर तक आ पाएगा यमुना एक्सप्रेसवे से। फिलहाल ये लिंक अभी प्रपोजल स्टेज में है, लैंड एक्विजिशन अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बन जाता है तो यूपी के पूर्वांचल यानी ईस्टर्न यूपी का जो भी एरिया है उनको भी जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वो भी हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए। लखनऊ और कानपुर के लोग तो पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्लस यमुना से आ सकते हैं, पर जो रोहिलखंड, बरेली या अवध रीजन में रहते हैं उनको गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा रास्ता मिल सकेगा। इसके अलावा एक मेट्रो लाइन भी प्लान की गई है नोएडा से जेवर तक जोड़ने के लिए। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का जो नॉलेज पार्क स्टेशन है वहां से एक नई लाइन बनाई जाएगी जेवर तक, वो भी यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलेगी। ये 35 से 40 किलोमीटर लंबी हो सकती है, बीच में बुध इंटरनेशनल सर्किट से भी होते जाएगी। डीपीआर को अप्रूवल मिल चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इसके बनने से नोएडा से लोग इजीली एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे 1 घंटे के अंदर ही, वो भी बिना ट्रैफिक के। ये मेट्रो लाइन को ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर जो है मल्टी मॉडल हब वहां से कनेक्ट किया जाएगा। मेट्रो के अलावा आरआरटीएस जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल बन रही है उससे भी कनेक्ट किया जाएगा। अभी जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस बन रही है उसका जो गाजियाबाद स्टेशन है वहां से एक लाइन जेवर तक प्रपोज की गई है जो ग्रेटर नोएडा से होते हुए जाएगी। 72 किलोमीटर लंबी होगी 12 स्टेशन के साथ और ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकेंगी इस पर। 1 घंटे के अंदर ये लोग गाजियाबाद से सीधा जेवर जा सकेंगे और बाय एक्सटेंशन मेरठ तक भी पहुंच सकेंगे 2 घंटे के अंदर ही। साथ ही एक सजेशन पार्लियामेंट कमेटी ने भी दी है कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट के बीच में भी एक आरआरटीएस या फास्ट रेल लिंक होना चाहिए ताकि दोनों एयरपोर्ट्स इंटीग्रेटेड हो सके। जैसे लंदन में जो एयरपोर्ट्स हैं वो अंडरग्राउंड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। फिलहाल इमीडिएट प्लान में नहीं है ये लिंक, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसको प्लान किया जाए। इसके अलावा इंडियन रेलवेज एक नॉर्मल रेल लिंक भी प्लान कर रही है, रुंडी छोला रेलवे लाइन 61 किलोमीटर लंबी, वो भी जेवर को जोड़ेगी। ये कार्गो और पैसेंजर्स दोनों के लिए बनेगी। अलीगढ़ गाजियाबाद रूट पर जो छोला स्टेशन है वहां से एक स्पर खींचकर लेकर आएंगे जेवर तक। लेकिन इन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो प्रोजेक्ट है वो होगा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसमें एक स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के लिए रखा जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन NHSRCL ने कंफर्म किया है कि दिल्ली वाराणसी HSR लाइन का एक अंडरग्राउंड स्टेशन डायरेक्टली यहीं पर बनाएंगे, टर्मिनल के नीचे ही। एग्रीमेंट हो चुका है NIAL और NHSRCL के बीच और काम भी शुरू हो जाएगा कुछ ही सालों में। इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन होंगे दिल्ली के सराय काले खान, फिर नोएडा सेक्टर 148, फिर जेवर एयरपोर्ट, फिर आगे मथुरा, आगरा, लखनऊ और उसके बाद वाराणसी। जब ये लाइन चलेगी तो दिल्ली से जेवर सिर्फ 21 मिनट में पहुंच जाओगे बुलेट ट्रेन के जरिए, और वो भी 300 किलोमीटर पर आवर से भी तेज गति से। दिल्ली वाराणसी HSR के बारे में मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इस हाई स्पीड रेल से दिल्ली तक टाइम तो बहुत कम हो ही जाएगा, वाराणसी भी लोग डायरेक्टली पहुंच पाएंगे 4 से 5 घंटे में। अभी तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफी फ्यूचर में है, 2030s के भी सेकेंड हाफ में ये कंप्लीट होगा अगर होगा भी तो। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि कार्गो के लिए भी एक बड़ा हब बनने जा रहा है। इसके लिए रेल फ्रेट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस्मत से जेवर एयरपोर्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। दादरी जो ग्रेटर नोएडा में है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा जंक्शन है। दादरी में ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है 311 हेक्टेयर पर, जिसमें रेल, रोड, वेयर हाउसेज सारी फैसिलिटीज शामिल हैं। DFC पे डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन चलेंगी जो दादरी से निकलकर मुंबई पोर्ट तक और कोलकाता पोर्ट दोनों तक डायरेक्टली जा सकेंगी। जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल्स को इन DFC रूट से जोड़ना रिलेटिवली इजी भी होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है यहाँ से।
प्लान ये है कि बुदाकी में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसे रेल से जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक लिंक किया जाए। फैक्ट्रीज जो DMIC में इन्वेस्ट कर रही हैं वो भी चाहेंगी कि उनका कार्गो जेवर से एयरलिफ्ट हो सके, वो भी सस्ते दाम में। सरकार का भी यही विजन है कि जेवर सबसे ज्यादा एक्सेसिबल फ्रेट हब बन सके, तो उसके लिए रोड, रेल और इन सब चीजों को कनेक्ट करना काफी जरूरी हो जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी काफी जरूरी है। अब हम अगर जेवर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कंपेयर करें तो असली में उसका स्केल पता चलेगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी है वो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। 9.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है साल में अभी, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 रनवे है और वो चारों ओर सिटी से घिरा हुआ है, तो और एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। दुबई को पता चल गया कि फ्यूचर ग्रोथ हैंडल नहीं कर पाएगा वो, इसलिए उन्होंने एक नया एयरपोर्ट अल मक्तूम प्लान किया जो बाहर है थोड़ा डेजर्ट में, और एक्सपेंशन की भी काफी जगह है। जेवर की कहानी भी NCR के लिए वैसी ही है। IGI सैचुरेट हो चुका है तो बाहर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना पड़ा। स्पेस वाइज जेवर के पास बहुत जमीन है। फेज 1 में 1334 हेक्टेयर और टोटल 5000 हेक्टेयर से भी ज्यादा रखी गई है। मगर दुबई का जो नया अल मक्तूम एयरपोर्ट है वो फुली डेवलप होने पे 24 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर पाएगा 5 रनवेज के साथ, जो कि माइंड ब्लोइंग फिगर है। आज तक कोई भी एयरपोर्ट इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाया है। एक डिफरेंस है यहाँ पर कि दुबई का एयरपोर्ट जो है पूरा एमिरेट्स एयरलाइन के हब के अराउंड बना है, हब एंड स्पोक मॉडल से। जेवर के पास फिलहाल कोई बेस एयरलाइन नहीं है। इंडिगो वगैरह यूज तो करेंगे पर हब नहीं शिफ्ट करेंगे अभी यहाँ पर। फ्यूचर में हो सकता है कि एयर इंडिया अपने एक्सपेंशन में जेवर को सेकेंड हब बनाए IGI के साथ। इसके अलावा चांगी एयरपोर्ट जो है सिंगापुर में, वो कंसिस्टेंटली वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रैंक होता रहा है। साल में 8 से 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है 4 टर्मिनल्स और 2 रनवेज के साथ। अब इसका 5वां टर्मिनल बन रहा है जो 5 करोड़ से और कैपेसिटी बढ़ा देगा 2035 तक, और एक तीसरा रनवे भी प्लान कर रहे हैं वो, जो पहले मिलिट्री के लिए यूज होता था अब उसको सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए भी यूज कर सकेंगे। इससे और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जेवर के 4 टर्मिनल्स, 6 रनवेज प्लान के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़े हैं चांगी से, मगर चांगी जिस एफिशिएंसी से काम करता है उसको अचीव करने के लिए जेवर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा चांगी जो है पैसेंजर एक्सपीरियंस और ट्रांजिट कन्वीनियंस में भी टॉप पर आता रहा है और एक टूरिज्म एक्सपीरियंस भी बन गया अपने आप में। लोग एयरपोर्ट स्पेशली घूमने जाते हैं, स्पेशली उसके वाटरफॉल देखने के लिए और बटरफ्लाई गार्डन के लिए। इसके अलावा चांगी उन अनेकों रीजन्स में से एक है जिससे सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन पाया। वैसे ही यूपी उम्मीद रखता है जेवर एयरपोर्ट से, ताकि वो भी देश का फाइनेंशियल हब बन सके। ग्लोबल एयरपोर्ट जब बनते हैं तो अपने रीजन को इकोनॉमिक पावर हाउस बना देते हैं। दुबई खुद एक डेजर्ट से ग्लोबल सिटी बना, एविएशन ने उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया। वैसे ही सिंगापुर की चांगी की जैसे हमने बात की, और हो सकता है अगर जेवर को भी ऐसे ही वो अपग्रेड करते गए तो वो वेस्टर्न यूपी का लैंडस्केप बदल सकता है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे अगले 15-20 सालों में ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक नई इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, टाउनशिप सब आने लगेंगे। ऑलरेडी जमुना एक्सप्रेसवे रीजन में रियल एस्टेट बूम आने लगा है। इसकी वजह से लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स, वेयर हाउसेज, कमर्शियल प्लॉट्स सब खरीदने लगे हैं। इस तरह की ग्रोथ हमने गुड़गांव में IGI एयरपोर्ट के कारण भी देखी। जेवर भी वैसा ही एक इन्फ्लुएंशियल जोन बन पाएगा। स्टेट को रेवेन्यू, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, सर्विसेज सेक्टर सब में बूम देखने को मिलेगा यहाँ, और यूपी में एक एरो इकोनॉमी का भी जन्म होगा। मैंने कुछ मैप्स रिलीज़ किए हैं अपनी वेबसाइट पर, ट्रांजिट, लिंग्विस्टिक और हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करें और मैप को चेकआउट करें। अगर आप उधर से मैप को खरीदेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।